कल हमने टेंशन और नॉर्मल रिलेशन पढ़ी थी, आज हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। पहले पुल्ली सिस्टम समझा देता हूँ आपको, पुल्ली क्या होती है। ठीक है, चैप्टर का नाम चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुल्ली सिस्टम। देखो, पुल्ली आप लोगों ने देखी होगी, है ना, कुएं में से पानी खींचने में जो यूज होती है, क्रेन्स में जो यूज होती है, दिस इज पुल्ली। इसके दोनों तरफ रस्सी ऐसे ऐसे होती है ना, इस तरफ। मान लेते हैं ये M1 है, ये आपका M2 है, लाइक दिस। अगर मैं बोलूं आपसे कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 नीचे जाएगा और M2 ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पुल्ली है भाई जनाब, बैठ जाओ। ठीक है, M1 अगर भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आपको जो देखना है सिस्टम यहाँ पे, मासेस का हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है। अगर आपने इस तरफ कुछ फोर्स लगाया, या उसे भी छोड़ो, चलो M1 ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी M है और ये भी M है। अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगी पुल्ली। सबसे पहले जो एजम्पशन हमें यूज करनी है, ये जो पुल्ली होगी दिस इज मासलेस। अगेन, मासलेस का मतलब मैंने कल बताया था क्या होता है। मास, पुल्ली का मास इन मासेस के कंपैरिजन में बहुत कम है, लाइट पुल्ली मतलब मासलेस। ठीक है, इसका मास कंसीडर करेंगे हम रोटेशन चैप्टर में जाके, अभी हम मासलेस लेके चलेंगे इसको। दूसरी चीज, इस पुल्ली की मासलेस तो होगी ही होगी, दूसरा फ्रिक्शनलेस होगी, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस और मासलेस होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रिक्शनलेस और मासलेस होने से पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। बात समझ में आई? तो याद रखिएगा, अगर ये कंडीशन मीट कर रही है, और स्ट्रिंग के लिए मैंने बताया था आपको, ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज अगेन क्या था, बोलो, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो याद रखिएगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। सेम स्ट्रिंग मतलब सेम टेंशन, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। बात समझ में आई? अगर इसका मास आ जाता है पुल्ली का तो टेंशन डिफरेंट होगी, ये हमें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या देखना है कि अगर पुल्ली आपकी मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग भी आपकी मासलेस है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? सेम। समझ में आ गया? ये याद रखना। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स, बोलो, जीरो। समझ में आया? नेट फोर्स जीरो। इसको जल्दी से लिखो, मैं इसके क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जैसे हमने कल किए थे टेंशन के इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, नॉर्मल रिएक्शन के, अभी हम इसके भी करेंगे। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। चाहे पुल्ली आपकी मूव कर रही हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। पुल्ली नहीं देखी आपने? कुएं से पानी निकालते वक्त जो यूज होती है, भारी क्रेन्स, जो ऑब्जेक्ट को उठाने में जो क्रेन में भी जो पुल्ली सिस्टम लगा होता है, वो सब क्या है? पुल्ली। एक्सल है, एक्सल के ऊपर पहिया लगा होता है, वो पहिया रोटेट करता है, दोनों तरफ रस्सी होती है। देखा है, इमेजिन कर पा रहे हो? बस वही सिस्टम हमें पढ़ना है। लिख लिया? देखो सिस्टम, देखो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं,
सिंपलेस्ट एग्जांपल है, मान लेते हैं ये है 10 kg। कितनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है? कौन कौन सी हैं? दो, एक ही तो है। यहां से लेके पूरी यहां तक एक ही तो स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन भी सेम होगी। ठीक है, ये तो इसकी देखो, ये तो एक्सेल है ना, इसकी एक्सेल के ऊपर ये पुल्ली है, तो एक्सेल से हमने ये इस पे अटैच किया हुआ है। अब ये जो ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और ये आपका आयरन रोड भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रिंग लेंगे, अब इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले केवल और केवल इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे अब इसको देखो, इस पॉइंट पे टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ। देखो जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में टेंशन कब आती है? जब उसमें खिंचाव कब होता है पैदा? जब उसमें फोर्स लगाएंगे हम। तो इसके लिए बता रहा हूं, ये नहीं आई थी। ये मान लो स्ट्रिंग में हमने मास अटैच कर दिया, अगर मास नहीं करेंगे तो फ्री ऐसी रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। मास अटैच करते वेट लगेगा, टेंशन आ जाएगी इसमें। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका वेट किधर है? mg। mg किधर है? नीचे। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन स्ट्रिंग से बंधा ना होता तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट कर जाता। इसका मतलब जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो इसको बांध के रखे हुए है, तो टेंशन किधर लगेगी? यहाँ पे ऊपर। तो इस पॉइंट पे टेंशन किधर है? ऊपर। बात समझ में आई? इसी तरह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन, ये जो टेंशन खींच रही है, इस जो ऊपर से अटैच्ड है, इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो इस पॉइंट पे टेंशन किधर होगी? बात समझ में आ गई? टेंशन कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर की तरफ होगी, इस पॉइंट पे टेंशन नीचे, इस पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ, और इस पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ। डायरेक्शन समझ में आ गई टेंशन की? ये है टेंशन T, इसका वेट किधर है? नीचे, 100 न्यूटन। अगर आप इसको अलग से देखो, ये 10 kg मैंने ब्लॉक बना लिया, इस पे वेट कितना लग रहा है नीचे? 100 न्यूटन। टेंशन कितनी लग रही है? T। क्या ये एक्सलेट कर रहा है कहीं? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। हम बोल सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था, समझ में आ गया? इसको बना लो, मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने कल इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ाया था, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, चलो समझ लेना, इसको लिख लो। ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the system is under equilibrium। ठीक है, so that system is under equilibrium। क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालनी है। भी निकालनी है, बिल्कुल सोए। कितनी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है इसमें? एक। कल वाली क्लास कर ली थी? है? क्यों नहीं करी थी? रात ही तो अपलोड हुई है। आधी करी थी? कहाँ तक की थी बताओ जरा।
हैं नोट्स कहाँ है? कहाँ है नोट्स? ये वाले कल वाले दिखाओ, टेंशन नॉर्मल रिएक्शन वाली चीजें। ना गलत है। नोट्स कहाँ है कल वाले? मैथ्स की नहीं, फिजिक्स के नोट्स दिखाओ बेटा। एक तो तुम्हारे लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ, है ना, ऊपर से तुम ऐसी बात करते हो। कब? कल मुझे नोट्स दिखाना अपने सारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, टोटली नोट्स चाहिए मुझे अभी तक के। क्या देख रहा था राजस्थान से? जब तक आप इस क्वेश्चन को करो, मैं मोहाना को थोड़ा सा ये समझा दूं। मोहाना इधर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये थीटा है। तो इसका जो वेट है, देखो जरा, वेट किधर लगता है हमेशा? नीचे, mg। जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। ये इसका मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या होगा बोलो? थीटा के पास वाला कॉस कंपोनेंट। और mg का ये कंपोनेंट बोलो? mg sin थीटा। तो बेसिकली अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रख दो तो mg sin थीटा इसको आगे लाने की कोशिश करता है, और mg cos थीटा इसमें नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी? mg cos थीटा के। और जो ये नीचे वाला फोर्स है कितना होगा? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? इसी चीज को यहाँ देखो, अब क्वेश्चन लिख लिया ये? नहीं, ये दोनों क्वेश्चन लिख लिए। मैं इसको हटा दूं नीचे का टेक्स्ट। हाँ, तो मतलब टेंशन और ये बताना है क्या? 2√3 kg। ओके, चेक करता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया? देखो अभी देखो, सबसे पहले इधर देखो, इस 4 kg का वेट कितना होगा? 40 न्यूटन। यस और नो? इस 4 kg का ये कंपोनेंट क्या बताया था मैंने अभी? mg cos थीटा। mg ये है तो ये जगह आपका 40 sin 30, और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? 40 cos 30 डिग्री। यही होगा क्योंकि एंगल भी थीटा है। अच्छा, इसमें टेंशन किधर है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऊपर है। इसका वेट किधर है? नीचे। अच्छा, यहाँ पे टेंशन नीचे होगी, यहाँ पे टेंशन इधर होगी, और इस पॉइंट पे टेंशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ये मास m है, इस पे ये वाला फोर्स कितना है? 40 sin 30, और ये इधर फोर्स कितना है? टेंशन। क्या ये ऊपर नीचे एक्सलेट करेगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन विल बी इक्वल टू, बोलो, टेंशन इज इक्वल टू 40 sin 30। sin 30 होता है कितना? 20 न्यूटन। अरे चुप, गलत कर दिया अब आपने, ठीक है। 10 ये आ गया। अब इसको देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका वेट कितना है? नीचे। टेंशन कितनी है? टी ऊपर। ये भी इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन इज इक्वल टू mg होगा कि नहीं? और टी की वैल्यू कितनी आई है? 20। तो 20 इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो, तो मास कितना आ गया? 2 kg। समझ में आया? अगर इसमें 2 kg रख दूं तो सिस्टम विल बी अंडर इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? ना ये ऊपर मूव करेगा ना नीचे, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये इक्वेशन लिखनी आ गई कि नहीं? पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, खुद करना है, मैं नहीं करूंगा। ये दो क्वेश्चन मैं करके दिखा चुका, अगला क्वेश्चन आपको करना है। कंपोनेंट बनाने तो आते हैं ना? ये जो कंपोनेंट बने हैं ये आते हैं कि नहीं? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी इसमें? ये वाली नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो अगर मैं बोलूँ आपसे, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 40 cos 30। 40 cos 30 इज 20√3। बात समझ में आई? ध्यान से देखा करो कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बताया था अभी? ये इसके इक्वल होगा, और जो ये वाला फोर्स होगा वो इसके होगा।
भाई ये तो नॉर्मल एक्शन प्रोवाइड करेगा ना, टेंशन तो इसी की इक्वेट करोगे कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कहाँ गलती की थी? अब अगला क्वेश्चन करो। हम्म, अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी दे दिया था एग्जाम फ्रेम का आपको। तो क्वेश्चन आप इस तरह से ले लो, इंक्लाइन प्लेन पे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लो। चलो एक कंसेप्ट ही समझा दूंगा, देखो ये देखो, दिख रहा है? यहाँ पे एक टेंशन, एक स्ट्रिंग तो है ये, और दूसरी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, दूसरी स्ट्रिंग है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे, दो, तो टेंशन भी कितनी होंगी, दो। फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, मान लेते हैं फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सोचो, दिमाग लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हटा दूं, ये तो लिख लिया होगा। बट टेंशन की सबसे पहले टेंशन की डायरेक्शन मेंशन करो आप, पहले तो डायरेक्शन देखने, डायग्राम बनाओ, टेंशन की डायरेक्शन मेंशन कीजिए हर एक पॉइंट पे। सॉल्यूशन में नहीं लिखा तुमने तो इसका, पहले वाले का? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है। एफबीडी बनाओ, 10 kg का एफबीडी बनाओ, बिल्कुल ठीक है। T2 कितनी आ गई, 100 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। बस पुल्ली का और बनाओ एफबीडी। टेंशन टेंशन T1 T2 की टेंशन मेंशन करो जैसे इसने की है। हाँ वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन मेंशन करो। हाँ, नीचे वाले पॉइंट पर किधर होगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो टेंशन की डायरेक्शन मेंशन करो सबसे पहले। देखो जरा, ये जो T2 है, इस पॉइंट पे टेंशन T2 ऊपर और इस पॉइंट पे टेंशन T2 नीचे। ये जो T1 है, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 इस पॉइंट पे इधर होगी, T1 और T1, और इस पॉइंट पे ऐसे। बात समझ में आई है ना? अब इसका तो, इसका वेट किधर है, 100 न्यूटन। इसमें तो आप आंख मीच के बिना एफबीडी बनाए भी कर सकते हो। अब तो वो क्या वो लिखेंगे, T2 इक्वल टू 100 न्यूटन, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमें T1 निकालनी है। T1 निकालने के लिए जो पुली है, इसका तो मास कुछ है नहीं, क्या? एक साइड का T1 है, हाँ दूसरी साइड का भी तो T1 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो करना है हमें। देखो ये पुल्ली है, ये क्या है, T1, इसमें ऊपर क्या है, T1, और इसका नीचे क्या है, T2। मास तो है नहीं पुल्ली का, mg तो लगेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, T1 प्लस T1, 2T1 इज इक्वल टू T2। ये समझ में आया? तो 2T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू क्या थी, 100, तो T1 कितना आ गया, 50 न्यूटन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है इसमें 50 न्यूटन है टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग में, और नीचे वाली स्ट्रिंग में 100 न्यूटन की टेंशन है। क्लियर है? हटा दो इसको, ये नहीं आया। देखो ना इस पुल्ली का सिस्टम, देखो इस पुल्ली पे देखो, आप इन्हें तो बनाया था भी डायग्राम, T1 ऊपर T1 ऊपर, और इस वाले पॉइंट पे T2 नीचे, यही बनाया था। इस पुल्ली को अलग से बनाते हैं, दो T1 ऊपर की तरफ है और एक T2 नीचे की तरफ है। क्या पुल्ली एक्सलेट कर रही है, कर रही है इक्विलिब्रियम में बेटा। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। ऊपर फोर्स कितना है, 2T1, नीचे फोर्स कितना है,
तो इक्वेट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज 53 डिग्री, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये एक पुल्ली लगी हुई है यहाँ पे, ये है आपका, लेट्स से इट इज 4 kg। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कितनी स्ट्रिंग है इसमें? एक, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड टेंशन t so that सिस्टम किसमें होगा? यस, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वैल्यूज बताइए तब सभी को, 37 53 कल लिखाई थी, ठीक है, बता देना इसको वैल्यूज अगर नहीं पता है तो, ठीक है। नहीं, कुछ और भी आ सकता है, ये वैल्यूज आसान लगती है इसलिए मैं ये दे देता हूँ, अदरवाइज वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। नहीं, जो है आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब इसी टाइप से आता है, 45 डिग्री स्मूथ सरफेस है। हाँ, m एंड टेंशन t। साइन नहीं, कुछ और भी आ सकता है, तो वो वैल्यूज तो पता ही है आपको, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री, वही वैल्यूज आती हैं इसी तरह से। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू होगी ना तो उसकी वैल्यू गिवन होगी आपको एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं वैल्यूज ये ले लेता हूँ, अदरवाइज तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। दोनों का, m का और 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओ, टेंशन t है, इक्वेट कर दो, अलोंग द प्लेन इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। साइन 53 क्या होता है? 4/5, और साइन 37 डिग्री 3/5। बस ये दो ही वैल्यू चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं। करो, है बेटा टी, मुझे आंसर पता नहीं है, तो अभी बता दे रहा हूँ। चेक करो, हाँ देखो ना, दिखाओ क्या क्या उन्नति। हाँ, वैल्यू अलग लिख दी। जो भी है, ओके, बाकी लोग भी करो एक बार। आ गया आंसर 32, टेंशन आ गई, m की वैल्यू निकाल लो, इसी तरह से वहां पे लिख दो इक्वेशन। हाँ, 4/5। तो इस 4 kg का ये कंपोनेंट क्या होता है? हमेशा प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है साइन कंपोनेंट ऑफ दिस एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 4g साइन 53 डिग्री। कोई डाउट? ठीक है,
टेंशन इसमें मान लेते हैं टी है, तो इसमें भी यहाँ पे भी टेंशन टी ही होगी। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन टी को इसके इक्वेट कर दूं, तो T इज इक्वल टू 40 साइन 53, साइन 53 इज तो 32 न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत? एक चीज निकल गई हमारी। अब इस पर आ जाओ, mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन 37 डिग्री, और ये टेंशन T है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, तो T इज इक्वल टू mg साइन 37 डिग्री, एम टी की वैल्यू 32, मास हमें निकालना है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, साइन 37 इज, तो m कितना आ गया 32/6 kg, कितना 5.3 kg। समझ में आ गया? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई थी आपको निकालनी, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा मैं आगे का पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कंस्ट्रेंड, मतलब पुलिस सिस्टम में अगर मोशन हो जाए तो। देखो इधर देखो, बड़ा सिंपल सा है। ये जो पुली है, ये इसकी एक्सेल है, ये फिक्स्ड है, अटैच्ड है, फिक्स्ड पुली है, मासलेस है, ठीक है। पहले बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था, F इज इक्वल टू dp/dt। उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है हमारे पास, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज याद है ना, ये चीज याद है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma, ठीक है। चलो ये चीज याद है, तो इधर देखो, यहाँ पे अगेन सेम चीज है, क्या है, पुल्ली कैसी है, पुल्ली कैसी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और स्ट्रिंग कैसी है, यस, स्ट्रिंग है आपकी मासलेस। मासलेस का मतलब मैंने बताया था, मास इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ रिमेन कांस्टेंट, लेंथ फिक्स रहेगी इसकी लेंथ, ये इलास्टिक की तरह खींचेगी नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बोलूं इसमें से कि m2 बड़ा है m1 से, इधर देखो बेटा बाद में लिखना, m2 बड़ा है m1 से, तो m2 वाला नीचे जाएगा, m1 वाला, समझ में आ रहा है? ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मैं बोल रहा हूँ m2 वाला 5 मीटर नीचे जाता है, तो m1 वाला, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी बस। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, जिस रेट से ये चलेगा उस रेट से ये चलेगा, तो जो भी वैल्यू इसकी होंगी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वही वैल्यू सेम इसकी होंगी। क्यों होंगी सेम? क्योंकि दोनों में एक ही स्ट्रिंग से इनएक्सटेंसिबल से जुड़ी हुई है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब इधर देखो आप, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a मान लूं, तो इसका एक्सेलरेशन भी बस ऊपर की तरफ होगा। ये चीज समझ में आ गई? दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों है? क्लियर है? इस पॉइंट पे टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। मान लेते हैं टेंशन T है, इसका वेट किधर है? नीचे। कितना? m2g। इसी तरह से इस m1 पे टेंशन T किधर है? ऊपर की तरफ। इसका वेट किधर है? m1g। मैं क्या करूंगा, इन दोनों का पकड़ पकड़ के अलग से इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और इक्वेशन लिखूंगा। मैं सबसे पहले m2 को देखता हूं। अगर मैं सबसे पहले m2 को देखूं, तो m2 का वेट किधर है? m2g। टेंशन मूव किधर कर रहा है? एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। अब आप मुझे बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो m2g और t में से बड़ा कौन सा है? ये नीचे वाला वेट बड़ा होगा टेंशन से, तभी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो नीचे की तरफ फोर्स मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है, ऊपर है मान लो 40 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ? किधर की तरफ?
तो 60 कैसा आया, इसमें से माइनस किया, तो इसके ऊपर अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो कितना होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स होगा आपका m2g माइनस टी। दिस इज नेट फोर्स, बोलो यस और नो। और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू मास इनटू, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है समझ में आई कि नहीं बेटा, पिटोगे बहुत ज्यादा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन साइकिल लॉ नहीं पढ़े थे भाई, तुम देख यार किसके लिए करता हूं मैं ये, आए नहीं थे, ये बहाना नहीं चलेगा। समझ में आ गया, m2g माइनस टी नेट फोर्स आ गया इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह से इसका एफबीडी देखो m1 का, इस m1 का अगर मैं एफबीडी देखूं, इधर देखिए मास है m1, वेट कितना है m1g, टेंशन t, ऊपर एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर है, इनमें से बड़ा कौन सा है फोर्स t, ये कम है, तो इस पे नेट फोर्स कितना आएगा t माइनस m1g। दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये दूसरी इक्वेशन आई, ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी, दोनों इक्वेशन समझ में आई कि नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा हमें नहीं लेना देना उससे कुछ, ये इक्वेशन कैसे लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन में एक तो टेंशन T हमारे पास नहीं है और दूसरा एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं, तो दो अननोन है हमारे पास T और A, और दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन, दो अननोन, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके मुझे T और A की वैल्यू निकालो, लिखो इसको पूरे को, सोल्व करो, T और A दोनों की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे क्या आएगी। दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन लीनियर इक्वेशन है भाई। या तुम दो लीनियर इक्वेशन नहीं सोल्व कर सकते, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है मैं बताऊं, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है मैं बताऊं, आती है तो आंसर क्यों नहीं आया अभी तक। डिपेंड है, ए और टी दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल दूसरे की टर्म में कैसा आ सकता है, टेंशन केवल और केवल m1 m2 और g की टर्म्स में आएगा और एक्सेलरेशन भी इसी टर्म में आएगा। यार इधर देखो,
कुछ नहीं यार, मतलब जो है ना, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दूं मैं। ये क्या है, t माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए। ये दो इक्वेशन है कि नहीं, दिस इक्वेशन वन, दिस इक्वेशन टू, बोलो। ऐड कर दो इनको यार, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, एम टू जी माइनस एम वन जी, दिस नेट इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम वन ए कॉमन ले लिया तो ए कितना आ गया हमारे पास, एम टू माइनस एम वन अपॉन में एम टू प्लस एम वन इंटू में जी। बोलो, ये नहीं निकालना आता, ऐड ही तो करनी थी दोनों इक्वेशन को। ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करो, टी निकालो जल्दी से, ये तो कर दोगे, करो। ऐड करो, ए की वैल्यू निकाल, टी की वैल्यू निकालो जल्दी से, ए पुट करके। चेक करो, मैं सोल्व करूं यार, तुम ना मतलब क्या, मैथ्स है ना आप लोगों के पास, नहीं है, बायोलॉजी को समझ में भी आता है, मैथ्स वाले तुम क्या, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए कितना आ रहा है हमारा, एम टू माइनस के एम वन अपॉन में एम टू प्लस एम वन इंटू में जी। हमें क्या चाहिए, टी को इधर, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका एम टू जी माइनस एम टू इंटू में एम टू माइनस के एम वन अपॉन में एम टू प्लस एम वन इंटू जी इज इक्वल टू टी, यही होगा ना, जी कॉमन ले लो, सोल्व करो, क्या हो जाएगा, m2 और g कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में m2 प्लस m1, यही बचेगा ना, तो ये m2g क्या बचेगा नीचे, m2 प्लस m1, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ये जाएगा आपका 2m1, देखना जरा, यही तो आ रहा है, पता नहीं कैसे करते हो यार, क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ, ठीक है।
ये जो फॉर्मूला है ना टेंशन के एक है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इनको याद नहीं करना है। याद क्या करना है आपको, इक्वेशन कैसे लिखी है हमने, इक्वेशन 1 और 2, उसके बाद तो बड़ा आसान है सोल्व करना। ठीक है, देखो स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। फाइंड एक्सलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पहले बताओ क्या दोनों ब्लॉक का डिफरेंट होगा कि सेम होगा एक्सलेशन? डिफरेंट होगा, क्यों? अगर ये 10 मीटर नीचे गया तो 10 मीटर आगे जाएगा, सेम स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, तो अलग क्यों होगा एक्सलेशन? दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। करो। हम्म हम्म 20 न्यूटन, 40 न्यूटन तो नीचे है। 40 न्यूटन किधर होगा इस 4 kg का वेट? नीचे। टेंशन किधर लग रही है? तो उसको रोकने के लिए पीछे की तरफ कोई फोर्स है। इस ब्लॉक को, ये जो 4 kg है, एक चीज बताओ मुझे, ये टेंशन इसमें इधर की तरफ है, यहाँ पे टेंशन टी इधर है, ठीक है। अब अगर ये नीचे जाएगा तो ये आगे जाएगा, अब टेंशन आगे लग रहा है, इसका वेट किधर है? 40 न्यूटन। ये क्यों प्रोवाइड करा देगा यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो 40 न्यूटन होगी, बात खत्म, कोई लेने देना हमें नहीं है। टेंशन टी आगे है, अगर ये मूव नहीं करेगा तो पीछे की तरफ कोई फोर्स लगना चाहिए। लग रहा है क्या कोई फोर्स? तो मूव क्यों नहीं करेगा? क्यों मूव नहीं करेगा? करेगा तो बताओ, करेगा तो एक्सलेशन। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन दिखाओ पहले, कहाँ है, कहाँ है? वो वाली जो रिजल्ट है वो इसमें नहीं लगेंगे। मैंने अभी क्या बोला था, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। मैंने बोला है जो इक्वेशन मैंने लिखी है कैसे लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, जो एंड रिजल्ट आए वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, वो हर जगह यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। एफबीडी बनाओ दोनों का एफबीडी बनाइए, इक्वेशन लिखिए, बनाइए एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये बताओ जरा, इसका इसका एक्सलेशन किधर होगा और इसका आगे। इक्वेशन लिखो। दिखाओ, इक्वेशन दिखाओ। टी माइनस M2 कौन सा है? एफबीडी का है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए तो गलत है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
इसकी इक्वेशन लिखो, क्या लिखी? टेंशन तो एक ही है बेटा, पूरी स्ट्रिंग एक ही है कि नहीं? टेंशन तो एक ही होगी। और टी इक्वल टू ये क्या लिख दिया? इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन लिखो। एफ बी डी एक्सलेशन किधर है इसका? नीचे तक इक्वेशन लिखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, टी माइनस, नहीं उल्टा लिख दिया, नीचे जा रहा है ना, तो 20 माइनस टी होगा इक्वल टू एम ए। हाँ एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, बिल्कुल पहली इक्वेशन ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। दूसरी इसका एफ बी डी बनाओ। देखो इस 2 kg को पकड़ो। हाँ बिल्कुल लिखो, वैल्यूज तो पुट करो एम की। हाँ 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 इक्वल टू 10 कहाँ है? वो तो निकालना है आपको। क्या लिखेंगे? छोड़ दो ही। दूसरी का एफबीडी बनाओ, उसकी इक्वेशन लिखो। क्या कर रहे हो तुम? फिर से एफबीडी नहीं बना रहे? इधर देखो, बनाया। इधर देखो 2 kg को पकड़ो, पहले केवल 2 kg को पकड़ो। 2 kg का वेट किधर है? 20 न्यूटन। टेंशन किधर है? एक्सलेशन किधर है? अगर एक्सलेशन नीचे है तो 20 बड़ा है कि नहीं? नेट फोर्स बताओ इस पे कितना होगा? 20 माइनस टी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू, दिस इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो 4 kg, इस 4 kg को पकड़ो। इस 4 kg का वेट किधर है? ऊपर क्या लगेगा इस पे? नॉर्मल एक्शन। आगे क्या है? टी। इसका मोशन किधर है? ऊपर नीचे जाएगा क्या? कहीं नहीं जा रहा ना, तो ऊपर नीचे जब जा नहीं रहा है तो इसको भूल जाओ। एक्सलेशन किधर है? ए। नेट फोर्स कितना है इस पे? टी। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू, बस दो इक्वेशन, दो सोल्व करो इसको जल्दी से। सोल्व करो। 40 माइनस, बेटा एक चीज बताओ, 40 तो नीचे है, टेंशन टी इधर है, तो 40 में से टी ऐसे नहीं घटा सकते, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल, इसमें से ई तो माइनस करेंगे। आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? टी। बस ये तो है टी जो इसको आगे एक्सलेट करा रहा है, तो टी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, दो पहली इक्वेशन ये दी, टी की वैल्यू 4a है, यहां रख दो। 20 माइनस 4a इज इक्वल टू 2a, तो a कितना आ गया? 10/3। टेंशन निकालो, 40/3 समझ में आया किस तरह से करना है? आंख मीच के ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं, ध्यान से देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम ही इक्वेशन सही लिखवाएगी आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ इसीलिए तो, क्योंकि 440 न्यूटन में नॉर्मल एक्शन प्रोवाइड करेगा, उसमें क्या लेना देना? वो लगता है पहली बार हम करते हैं, है ना, कि 2 kg 4 kg कैसे मूव करा सकता है? स्मूथ सरफेस पे रखा है भाई, स्मूथ सरफेस पे रखा है, फ्रिक्शन 0 है, स्मूथ सरफेस लिखा है। उससे भी ना, वो बाई चांस वैल्यूज ऐसी होंगी, लेकिन करेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, वैल्यूज भी पुट करनी है, इक्वेशन लिखनी है। हैं, दिखाओ क्या किया, कर रहे हो, करो। इक्वेशन मैंने लिख दी दोनों, देखो। अब आ जाता है इंक्लाइन प्लेन और ठीक है, स्मूथ सरफेस है, कितनी स्ट्रिंग है? एक। टेंशन भी किधर मूव करेगा? 10 kg किधर मूव करेगा? ये ऊपर जाएगा, मान लेते हैं। देखो अगर हमें नहीं भी पता है, 10 kg नीचे आएगा, 4 kg ऊपर जाएगा,
लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, हो सकता है कि इसका कंपोनेंट कम हो, ऊपर चला जाए नीचे, तो आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। ये मूव नीचे कर रहा है, आपने ऊपर मान ली, तो आपके ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सलेशन जितना होगा उतना इसका एक्सलेशन भी होगा। अगर इसका ए है तो इसका भी ए होगा। एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, फाइंड एक्सलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों को ब्लॉक का एक्सलेशन सेम होगा। एफबीडी बनाया। हम्म, इसकी इक्वेशन क्या लिखी? ऐसे एक्सलेशन ऊपर ही माना है ना 4 kg का। बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी? यस, t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a। चेक करते हैं, इसका एफबीडी देखो 10 kg है ये। 10 kg का ये कंपोनेंट बोलो। 10g, 10g साइन 30 डिग्री, ये टेंशन। अच्छा, एक्सलेशन किधर है इसका? इधर की तरफ, तो कौन सा बड़ा है इनमें से? यस, 100 साइन 30 माइनस टी, नेट फोर्स यही होगा, इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। सोल्व करो, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर इससे। जो भी है,
हाँ तो 10/14 ही है। हाँ तो टी पुट कर देंगे किसी एक में। इसमें क्या निकाला है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। पिछला क्वेश्चन हो गया था, पिछले वाला, पिछले वाला नहीं हुआ था, ये वाला नहीं, क्यों, एक क्वेश्चन दिखाओ। 20 माइनस टी इक्वल टू 20 है, बिल्कुल ठीक है। नहीं 2 kg बेटा, 20 क्यों होगा, 2a होगा, एम ए होता है, एम जी ए कोई होता है, एम ए मास 2 है। हाँ और दूसरी क्वेश्चन क्या है, अब ठीक हो जाएगा क्योंकि 20 की वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया, कर रहे हैं, ओके। देखो एक चीज और देखो, अगर पुल्ली है मूवेबल, देख लो समझ लो इसको जल्दी से। इधर देखो ध्यान से, इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे कितनी पुल्ली दिख रही है आपको, 2 पुल्ली दिख रही है। इधर देखो बेटा, 2 पुल्ली दिख रही है, 2 पुल्ली में से दिस इज पुल्ली 1, दिस इज पुल्ली 2। अच्छा स्ट्रिंग कितनी है, एक ही स्ट्रिंग है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छा इनमें से ये वाली पुल्ली फिक्स्ड है, ये थोड़ा ना कहीं जाएगी। आप इमेजिन करो अगर आप इसको नीचे की तरफ खींच रहे हो, ये तो यहीं रहेगी पुल्ली, घूमेगी, ये पुल्ली, ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये पुल्ली भी ऊपर जाएगी, तो ये मूवेबल है, तो दिस इज मूवेबल पुल्ली। और ये क्या है, दिस इज फिक्स्ड पुल्ली। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए, अब ध्यान से देखना, इमेजिनेशन देखो आपकी कितनी, देखते हैं कैसी है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूं तो ये ऊपर जाएगा, इतना तो क्लियर है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ पुश करूं, पुल करूं, तो ये किधर जाएगा, इमेजिन करो, अगर इसको नीचे की तरफ जाऊं तो ये ऊपर जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ 10 मीटर खींचता हूं, अगर मैं 10 मीटर खींचता हूं तो ये कितना जाएगा ऊपर, नहीं 10 मीटर तो बेटा इस सिंपल केस में होता था जब एक ही पुल्ली होती थी, कि अगर जितना ये मूव करेगा उतना ये भी मूव करेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पुल्ली का मासलेस है दोनों। अगर मैं इसको 10 मीटर नीचे खींचूं तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा। पहले सोचो, इमेजिन करो, बताओ तो मैं मैथमेटिकली दूंगा, सोचो जाएगा कि नहीं। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर कम जाएगा, इमेजिन करो। देखो ये यहां से लेके पूरी एक की एक स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको 10 मीटर नीचे खींचता हूं तो इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी बढ़ गई, 10 मीटर, तो ये 10 मीटर नीचे चला गया। ये जो 10 मीटर नीचे गया है, 10 मीटर आया कहां से, इस वाली स्ट्रिंग में लेंथ कम हुई होगी, तो 5 मीटर इसमें कमी होगी, 5 मीटर इसमें कम हुई होगी, तब जाकर उसमें 10 मीटर ऐड हुई होगी। तो अगर ये 10 मीटर नीचे जाता है तो 5 मीटर ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये 10 मीटर नीचे जाएगा, ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन अगर a है नीचे की तरफ, मतलब इसकी लेंथ डबल है इससे, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे हम इसको, लेकिन वैसे देखिए आप इमेजिनेशन से, कि अगर इसको मैं 10 मीटर नीचे खींच रहा हूँ तो ये 5 मीटर ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी लेंथ अगर l बढ़ती है तो इसकी l/2 ऊपर जाता है, ये है, हाँ इक्वल, दोनों में बट जाएगा, 10 मीटर, 5 मीटर इसमें, 5 मीटर इसमें, ठीक है।
तो इसका एक्सलेशन अगर मैं a मान लो तो इसका एक्सलेशन a/2 होगा। तो याद रखिएगा मूवेबल पुल्ली का एक्सलेशन हाफ होता है इसके, या मैं उल्टा ले लूं, अगर मैं इसको a ले लूं तो इसको मैं 2a लेना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आप बना लेना। इधर देखो एक छोटा सा प्रूफ है, हालांकि प्रूफ आता नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। देखो इसकी जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है यहां से लेके, और ये पूरी लेंथ l है, बोलो ये पूरी लेंथ l है। अब ये लेंथ है क्या, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम इसको ले लेते हैं x1। ठीक है, ये जो आर्क है, ये आर्क हम ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज आर्क 1। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू x1 प्लस आर्क 1 प्लस ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ हम ले लेते हैं x2। ठीक है, तो देखो ये भी आप लेंथ x2 ही ले लो, या फिर यहां से ये x3 ले लो। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होंगी। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल x3 कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अगर मैं इसको सपोर्ट को यहां ले लूं, कोई दिक्कत? तभी भी ये मूवेबल है। तो ये लेंथ अगर x2 है तो ये भी लेंथ x2 ले ली मैंने, ये लेंथ x2 प्लस x2 क्या हो जाएगा 2x2 प्लस ये वाली लेंथ arc2 ले लेते हैं हम इसको, यही टोटल लेंथ होगी। ये x1 प्लस arc1 प्लस x2 प्लस arc2 प्लस x2, यही आ जाएगी टोटल लेंथ। कोई दिक्कत? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस दोनों आर्क की लेंथ arc1 प्लस arc2। ठीक है, ये टोटल लेंथ है। अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट करूं दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो लेंथ l है ये तो फिक्स्ड है, इनएक्सटेंसिबल है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। x1 का डबल डिफरेंशिएशन एक्सलेशन वेरी कर रहा है ना, तो लेंथ x का डबल डिफरेंशिएशन a1, इसका एक्सलेशन a1 ले लेते हैं, इसका हम a2 ले लेते हैं। x2 का डिफरेंशिएशन a2, आर्क तो फिक्स है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डबल हो गया कि नहीं, तो a1 किसका था इसका, तो एक्सलेशन जो इसका होता है वो डबल होता है इसका, वही मैंने बताया था आपको। ठीक है, प्रूफ आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मूवेबल पुल्ली का, बस एक चीज रिजल्ट याद रखना, मूवेबल पुल्ली से जो अटैच होगा मास, मूवेबल पुल्ली का एक्सलेशन फिक्स वाले ऑब्जेक्ट के एक्सलेशन से हाफ होता है। ये रिजल्ट याद रहेगा, क्यों है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मूवेबल पुल्ली रेयरली कभी स्कूल लेवल पे आता है, लेकिन आ गया तो उस केस के लिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसकी इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाएंगी जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के किसी भी चीज की लिखते हो। ठीक है, देखो इसका एक्सप्रेशन a माना है, इसका 2m मान लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से अब बताओ इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, T, ये T इसमें 2T प्रोवाइड करेंगी, और ये M2G और ये M1G। M1 का FBD देखिए पहले, M1 का इधर देखो लिख लेना बाद में, M1 का वेट किधर लगेगा M1G, टेंशन कितनी है T, एक्सलेशन किधर है नीचे की तरफ कितना 2a, इक्वेशन बोलो दिस इज M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू 2a, पहली इक्वेशन आ गई। अब जो M2 है इसका एफबीडी देखिए, M2 का वेट किधर है जी, ऊपर की टेंशन कितनी लग रही है टोटल 2T, ऊपर टोटल टेंशन 2T, और एक्सलेशन किधर है, इसकी इक्वेशन बोलो यस यस M2 इंटू a, दूसरी इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन लिख लिया तो सोल्व करना है, हो जाएगा। इक्वेशन कैसे लिखे ये इंपॉर्टेंट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है पूछ लीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि मूवेबल पुल्ली से जो मास अटैच होगा इसका एक्सेलेरेशन हाफ होगा इस वाले से। ठीक है, लिख लो इसको। कल हम रिवीजन करेंगे।
रिवीजन में यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको एक बार क्विकली बता दूंगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन में फॉर्मूला डेरिवेशन और एप्लीकेशंस, हाँ सेम टाइम। उनकी तो लेट होगी ना केमिस्ट्री की तो, अभी मैसेज टाइम नहीं है। बाहर गए हैं वो। यूनिट टेस्ट कैसे आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा एक अपने स्कूल का, वो देख लेना। अपने स्कूल का नहीं, जो पिछले साल का है वो भेज दूंगा ना। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं 12th के बनाता हूँ। कौन, मेरे स्कूल में कोई नहीं पढ़ता यहाँ पे। हम्म? हाँ दूर है यहाँ से, आनंद विहार। मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता पेपर देने का, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। जो मेरे कोर्ट टीचर है मैं उन्हीं को नहीं देता पेपर। लिख लिया बेटा, 2-3 बार रिवाइज कर लेना। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, 11th क्लास से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए, यही करना है। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, होने वाली हैं, सारा बोनस टाइम जा चुका है, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप नोट्स खोल के बैठ गए या बुक खोल के बैठ के थ्योरी पढ़ रहे हो, नहीं, क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही कम है, यही रिवीजन का मतलब होता है। डेरिवेशन याद कर लेना, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है, और क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन कहीं से नहीं, एनसीईआरटी से भूल जाओ, एनसीईआरटी से नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट वही रहते हैं आपके, क्वेश्चन ट्विस्ट होकर किसी भी लैंग्वेज चेंज कर कुछ भी आ सकता है। बेटा अभी तक कहाँ सो रहे थे, बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, बाहर से का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया की बुक खोल कर बैठ जाओ, नहीं। कंसेप्ट, यार मैं एक चीज बोल रहा हूँ, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया, अब न्यूटन सेकंड लॉ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन तो न्यूटन सेकंड लॉ का ही रहेगा। एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, भूल जाओ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भगवान एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए इनसफिशिएंट है। कहाँ से पढ़ूं, मतलब एक सोच थोड़ा ना है। थ्योरी आपको यहाँ पे बता दी जाती है, क्वेश्चन आप, एक तो वर्कशीट वगैरह देता हूँ वो, प्लस रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में ऐसा लग रहा है मॉडर्न एबीसी है, बहुत अच्छी बुक है दोनों, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें भर भर के। क्या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी भगवान है। फिर भी केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक अलग आती है, इनऑर्गेनिक की बुक अलग आती है, अलग अलग आती है। ऑर्गेनिक की देखो, मैं तो कंपटीशन वाली बता सकता हूँ, इसको बंद करो पहले।